ओके। सर हाँ बच्चे। सर पिछले वाले के लिए कोई कितने पेज प्रॉब्लम? छोड़ूं? जो पिछले नोट्स था सर उसके लिए कितने पेज लीव करूं? बच्चे नियर अबाउट 5-6 पेजेस छोड़ देना, या 4 पेजेस छोड़ दो आप। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका। लो जी, मोहित भी आ गया लग रहा है। देयर इज द थर्ड मस्किटियर एंड देयर इज। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे अब हमारा टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ व्हाट इज इट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली मतलब है कि अब जब हमने ये मान ही लिया कि हमारी किसी बल्ब से या किसी चार्ज से, अगर मैं चार्ज कह लूँ या बल्ब कह लूँ, वहां से जितनी लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही हैं, उनको मैंने नंबर ऑफ लाइट रेज में कन्वर्ट कर दिया। आई एम नॉट टेकिंग दैट द नंबर ऑफ रेज आर इनफाइनाइट, जो कि मैंने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपको लास्ट क्लास में करवाया था। बिल्कुल अगर मैं वैसे मानूं तो मैं उसको ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि मेरे पास एक चार्ज है। ठीक है, लेटर से ये मेरे पास एक चार्ज हो गया, और इसमें से जो भी लाइंस निकल रही हैं, इसमें से लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस यहां से निकल रही हैं, जैसे कि 1, लाइक दिस इज 2, 3 एंड 4। सो लेट अस से कि भाई फील्ड तो हर जगह है, फोर्स तो आपके चार्ज को हर जगह पर लगेगी, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि कितनी लाइंस आई, सिर्फ 4 आई, लेकिन मैं जानता हूं कि एक्चुअली में इनफाइनाइट लाइंस हैं। बट आई विल एज्यूम इट के ठीक है जी 4 ही लाइंस मेरे पास आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो मैं ऐसा करता हूं, लेट मी हैव एन एरिया हियर। मैंने ऐसा कुछ एरिया यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो यहां से जितनी भी इसमें से लाइंस निकल रही हैं, आई वॉन्ट यू टू फाइंड कि हाउ मेनी लाइंस आर एक्चुअली क्रॉसिंग दैट एरिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, कार में या ट्रेन में जा रहे हो, और आपने अपने हाथ को ऐसे फैलाया, और आपने ऐसे कार को फैलाकर आप ऐसे हाथ को रखे बैठे हो। ठीक है, और जिसके कारण वहां से हवा जा रही है। बच्चे वेट ए मिनट, जस्ट 2 मिनट्स, अब वेरी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओके, देयर आई एम। ओके, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी डेफिनेशन आती है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside the electric field is the measure of the total number of electric line of forces साथ साथ में आप लिखते रहना है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दैट एरिया नॉर्मली। अब ये नॉर्मली का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली
जैसे हम बोल देते हैं नॉर्मली इतना सा होता है। नॉर्मली का मतलब है दैट द फील्ड लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर। ये हमारी कंडीशन है कि हमने जो यहाँ पर जो मेरे पास एरिया बना, दैट हैज टू बी, दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर एरिया बन रहा है, लेट अस से दिस इज द एरिया, तो इस एरिया के जब यहां से लाइन निकलेगी, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू इट ओनली, परफेक्टली लाइक दिस। ओके, आई सपोज कि आपको इस समझ में आ रहा है मैंने बनाया क्या। ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो आप इसको अगर ऐसे नहीं तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो। लाइक दिस। तो अब यहां से जो ये फील्ड लाइन आ रही है, ये सारी की सारी इस फील्ड लाइन के इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो हमने लेनी है। लेकिन अब एवरी टाइम परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, वो थोड़ा एंगल पर भी हो सकता है। there can be an angle between the electric field, the area vector. So at that time हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा, तो देखते हैं। अब हमने यहां पर लिखा इट इज मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, फाई का मतलब फ्लक्स और ई बैर में जरूर लिखना है आपने। सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज द इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ई डॉट ds। ठीक है, बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है, दोनों का एंगल लेना है। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेकर देखता हूं। मान लो मेरे पास कोई एक एरिया है, और मैं एरिया को यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूं, बिकॉज अदरवाइज टाइम लग जाएगा। ये लेट अस से दिस इज द एरिया। ओके, और इसमें से जो मेरे पास, अब एरिया के पहले मैं एरिया वेक्टर बना देता हूं। तो एरिया वेक्टर इज दिस। आपको पता है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और हम उसको कैसे लेकर जाते हैं, जैसे मेरा ये हाथ हो गया, तो द एरिया इज वॉचिंग टुवर्ड्स समथिंग। ये किसकी तरफ, उसकी तरफ देख रहा है मेरा एरिया। ये मेरे हाथ की बैक साइड मेरी तरफ देख रही है, लेकिन मेरे हाथ का जो फ्रंट साइड है, पाम जो है, पाम इज वॉचिंग यू। तो मैं कहूंगा कि ये वाले एरिया का वेक्टर ये है, और पीछे वाले एरिया का वेक्टर मेरी तरफ। इज इट ओके? ये वाला वेक्टर ऐसे, ये वाला वेक्टर ऐसे। तो ये जो एरिया हो गया, ये एरिया मेरे पास आगे की डायरेक्शन में हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मेरे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक एंगल पर है, सर्टेन एंगल पर, तो वो एंगल कैसे आएगा? लेट अस से दैट एंगल इज गिवन बाय दिस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसी के पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल आप जितने मर्जी लाइनें खींच दो, वो सारी की सारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिपिक्ट करेंगी। कहीं पे भी लगा दिया, कहीं पे भी रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोशिश की जाएगी कि सबका डिस्टेंस मैं सेम शो करूं, बट एनीवेज, ठीक है ना। अब ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द फ्लक्स, तो क्योंकि हमें ये बात बोली गई है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर, वी विल सी द एंगल बिटवीन द टू, एंड द एंगल बिटवीन टू इज दिस। दोनों वेक्टर्स के अंदर एंगल ये है, इनको मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही रखा। सो नाउ आई नो दैट द एंगल इज गिवन बाय दिस थीटा। सो दोनों को मुझे पैरेलल लेना होगा, तो मैं क्या करूंगा, cos थीटा कॉम्पोनेंट लूंगा। sin थीटा कॉम्पोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू देम, cos थीटा विल बी देयर। तो मेरे पास ये बन जाना चाहिए था E into S into cos theta. That should have come out to be the flux for me. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि E और S दोनों के दोनों मेरे पास वेक्टर हैं, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर जाना चाहता हूं, तो इट विल बिकम डॉट प्रोडक्ट ऑफ,
इट विल बिकम डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2। और अब यहाँ पर मैं आपको ये बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि दोनों में से अगर आप किसी भी चीज को आगे पीछे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस फॉर्म इज डेफिनेटली मोर पॉपुलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इनको आगे पीछे इससे ऐसे करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर आर कम्यूटेटिव इन देयर प्रोडक्ट्स। तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ई डॉट एस। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये तो होते हैं मेरे पास लाइक बिल्कुल ऐसे पेयर्स जिसमें मुझे इंटीग्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, कोई मुझे एलिमेंट लेना नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर एलिमेंट लेना पड़े तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो phi e will be given by over the complete surface E dot ds. So this is flux। मैं अभी गॉस लॉ की तरफ नहीं गया हूं। जिन बच्चों को पता है व्हाट इज गॉस लॉ, ठीक है, वो अभी वेट करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट द गॉस लॉ, ओके। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे किया जाता है। अब फ्लक्स के एसआई यूनिट्स और ये सब भी हम अभी देख लेते हैं। नाउ व्हाट आर द एसआई यूनिट्स? तो एसआई यूनिट्स मैं इस फॉर्मूले को देखूंगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एनीबॉडी? मैं ही लिख दूं, न्यूटन पर कूलम। फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन per coulomb multiply by the area, so you can write it as Newton meter square per coulomb. That will be the flux, Newton meter square per coulomb, ठीक है। yes, बस इतना ही हमें लिखना है, इसका कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। we are not going into the short forms। तो ये आपके पास आ गया SI यूनिट। एंड दिस इज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैं यही लिखता हूँ। ऑब्वियसली वो भी मुझे हमें पता ही है क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है ना। वाई फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी? भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है तो आउटपुट आपका स्केलर आएगा, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो आई एम मूविंग फर्दर। ओके Okay, so now we are moving further and our next topic is directly Gauss law। देखो गॉस लॉ को ऐसे ही लिखा जाता है कई बार, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है ना। गॉसेस लॉ मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि जब एस होता है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है ग्रामेटिकली, अदरवाइज यू कैन कॉल इट गॉस लॉ। चलो जी, तो ये आ गया मेरे पास अब गॉस लॉ। अब गॉस लॉ ने क्या किया, देखो गॉस लॉ ने कहा कि अभी अभी हमने मान के चला था कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस दैट आर कमिंग आउट ऑफ 1 कूलम इज गिवन बाय 1 by एप्सिलॉन नॉट, और अगर मेरे पास क्यू चार्ज है तो दैट हैज टू बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चीजों को उन्होंने रिलेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ the relation between the total flux and the charge is given by। अब देखो यहां पर मैं दो इक्वेशंस लिखने वाला हूं। पहली इक्वेशन आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में आपको करवाया था मैं वो लिखता हूं। तो वो क्या था भाई, क्यू चार्ज है, एफ साइन नॉट पे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एफ साइन नॉट, बिकॉज फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ लाइंस which are passing through an area। तो बेसिकली these are total number of lines which are coming out of a charge, that is q। क्यू चार्ज में से टोटल लाइन कितनी आ रही। अब मैंने क्या किया, चालाकी से मैंने एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाई, वी कॉल इट गॉसियन सरफेस, एक ऐसी सरफेस बनाई कि पूरे चार्ज को हमने कवर कर दिया। देखो
द थिंग इज कि मेरे पास यहां पर एक चार्ज है, सो अज्यूमिंगली मैंने इसको एक सरफेस के अंदर ट्रैप कर दिया है, ठीक है। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको बाद में हम इलेबोरेट करेंगे हाउ टू चूज अ गॉसियन सरफेस, एट दैट टाइम आई विल बी टेलिंग यू 3 कंडीशंस फॉर इट, बट प्रेजेंटली दिस इज द गॉसियन सरफेस। अब आपने कहा था कि सर एक कूलों में से टोटल लाइन कितनी निकलती है 1/f0, तो क्यू में से कितनी निकलेंगी q/f0, तो q/f0 टोटल उसका फ्लक्स हुआ, टोटल फ्लक्स। आई विल बी वेरी सिवियर, वेरी क्लियर, टोटल फ्लक्स। और मैंने एरिया बनाया, वो भी उसको चारों तरफ से कवर कर दिया। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर कटिंग दैट एरिया। मैं कहूं कि मैंने हाथ बाहर निकाला गाड़ी में से, तो कितनी एयर, कितनी हवा मेरे हाथ से निकल रही है, वो वाले पॉइंट। अब मैं चारों तरफ से मैंने अगर उसको कंज्यूम कर लिया तो वो इक्वल आनी चाहिए। तो फाई फ्लक्स का दूसरा फार्मूला सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो इट इज गिवन बाय दिस, कि ओवर द सरफेस अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास फ्लक्स के बराबर आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। तो ये दोनों के दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वो बल्ब तो एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर पड़ा है। सो फ्रॉम 1 and 2 we got E dot ds is equal to q by epsilon naught। थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं q in, ठीक है। तो यहां पर गॉल हैज गिवन द आइडिया अबाउट अ गॉसियन सरफेस। तो q in का मतलब है कि द q in is the q, द चार्ज दैट शुड बी इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर अंदर है तो हम उसको ये वाली चीज लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम q in। इज इट ओके बेटा? अभी मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताता हूं। नो, व्हाट इज गॉसियन सरफेस? तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है गॉसियन सरफेस पे, कि दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड a charge, around a charge, ठीक है, which encloses it perfectly। So what are the conditions? Number 1, अभी मैं इसकी कंडीशन बता रहा हूं। पहली कंडीशन ये है कि चार्ज शुड बी फुली ट्रैप्ड। सारी तरफ से चार्ज आना चाहिए। आपके पास ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि इस सरफेस में भाई एक ऐसा होल था जिसके कारण वहां से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर चला गया। अगर वहां से कोई फील्ड बाहर चला जाता है और सरफेस को कट नहीं कर रहा, तो आपकी ऑब्वियसली ये वाली इक्वेशन कैसे रहेगी सही, क्योंकि क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास टोटल फ्लक्स की है, और ये जो फॉर्मूला है ई डॉट डी एस, ये बताता है द फ्लक्स विच इज कटिंग द सरफेस। इसको भी मैं यहां पर लैबोरेटिवली लिख देता हूं, द टोटल फ्लक्स ऑफ कैपिटल क्यू, और यहां पर लिख सकते हैं फ्लक्स कटिंग द सरफेस। उस जो सरफेस को कट कर रहा है, हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि हमने उसको ट्रैप कर लिया, तो दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए थे। तो पहली कंडीशन आपके पास आ गई, द चार्ज शुड बी फुली ट्रैप्ड। नाउ हमने इस चीज सरफेस को किस तरह से चालाकी से कैसे चूज करना है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड should be perpendicular to the surface always। उस सरफेस पर ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। द सरफेस शुड बी चोजन सच, ठीक है ना।
इतनी चालाकी से आपने सरफेस चूज करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे मेरे पास ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करने की कोशिश करूं, मैं बोलूं कि नहीं भाई ये जो चीज है इसको मुझे शिफ्ट करना है, तो यू कैन टेक इट एनीवेयर बट इट विल बी परपेंडिकुलर ऑलवेज। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहली चीज। ये दूसरी चीज होगी, तो ये यहां पर हमने लगा दिया, ठीक है। तीसरी चीज, ना थर्ड थिंग इज सच, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी बुक्स में भी नहीं होता और टीचर्स भी नहीं बताते। क्या? तीसरी चीज, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड at all the points on the surface should have equal electric field intensity। भाई हमने जब गॉसियन सरफेस चूज करनी है तो इस तरह से चूज करनी है, उसकी दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन तो सिंपल है कि चार्ज शुड बी ट्रैप्ड। पहली बात तो सारा चार्ज आपका उसके अंदर ट्रैप होना चाहिए। अगर चार्ज ट्रैप नहीं भी होगा ना सारे का सारा, तो भी चलेगा, तो भी कोई वो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप 100% चार्ज को ट्रैप करो। जैसे कि मैं अभी आपको गॉसियन सरफेस ये लगा के दिखाऊंगा इन्फिनाइट लॉन्ग वायर पे। अब आप सोच के देखोगे अगर वायर ही इन्फिनाइट लॉन्ग है तो मैं ऐसी कोई गॉसियन सरफेस बना ही नहीं सकता हूँ कि कंप्लीट चार्ज इज एनक्लोज्ड। बट अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं या जितने भी चार्जेस हो, अगर मैं उन सबको कंसिडर करना चाहता हूं तो ऑल द थिंग शुड बी इन। तो पहली कंडीशन आपके पास कुछ ऐसी है जिसमें कई बार पूरी होगी और कई बार पूरी नहीं होगी, लेकिन बाकी की दो चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। गॉसियन सरफेस तो वैसे मैं आपको बताऊं यू कैन चूज इट लाइक एनीथिंग, कुछ भी अन ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर कोई चार्ज आपके बाहर है, अब मान लो अगर मैं ये वाला देखता हूं और मैं बोलता हूं कि लेट अस से द चार्ज इज आउटसाइड ऑफ इट, मैंने एक बड़ा पर्टिकुलर केस ले लिया, लेट से ये रहा मेरे पास चार्ज और गॉसियन सरफेस मैंने ली, बिल्कुल ही रैंडमली चोजन आर्बिट्रेरीली गॉसियन सरफेस ले ली, ये मैंने गॉसियन सरफेस ली। सो नाउ व्हाट शुड बी द फ्लक्स? अब बच्चे अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा बताओ? व्हाट शुड हैपन टू दिस इक्वेशन? क्या ये इक्वेशन तब गलत है? क्या ये गॉसियन सरफेस चूज करना हमारे लिए गलत है? ये गलत हो जाएगा। यस सर। देखो ये अगर मैं ये चीज अप्लाई करता हूं तो भी गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। आप सोच के देखो, अगर मैं ये चीज ड्राइव करता हूं तो व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस? द टोटल चार्ज इनसाइड जीरो। तो मैं जब यहां पर जीरो पुट करूंगा तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स? जीरो। मेरी बात समझे? बच्चे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां पर देखो क्यू इन आपका जीरो आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना आपके पास फ्लक्स आया वो तो जीरो हो गया। सो द टोटल फ्लक्स इज नाउ कमिंग आउट टू बी जीरो। मतलब जितनी फील्ड लाइंस इस वॉल्यूम के अंदर एंटर होंगी उतनी ही फील्ड लाइन इससे बाहर जाएंगी। क्या नहीं जा रही? सोच के देखो, अगर मैं यहां से फ्लक्स ड्रॉ करूं इसका, तो बताओ जितनी लाइनें यहां से इस सरफेस के अंदर एंटर हो रही हैं क्या वो बाहर नहीं जा रही? आर दे नॉट गोइंग आउट? यस दे आर। यहां से फ्लक्स लाइंस एंटर कर रही हैं, तो जितनी लाइंस एंटर की उतनी ही लाइन एग्जिट की। तो आपका गॉसियन सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो गॉस लॉ इज स्टिल वैलिड, क्योंकि इस केस में मैं इसको क्यू इन को ये वाला कैपिटल क्यू नहीं लूंगा, इसके क्यू इन को इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। ये स्पेशल केस हो गया। तो गॉसियन सरफेस जब भी आप चूज करोगे तो आपकी गॉस लॉ जो है ये तो हमेशा ही वैलिड है। हाउ एवरी टाइम इट इज नेवर रॉन्ग, नेवर रॉन्ग, इट इज वैलिड एवरी टाइम वेदर देयर इज अ चार्ज इनसाइड और नॉट। चाहे ऐसा कोई रिलेशन है या नहीं है, आधा चार्ज अंदर हो बाहर हो। अब जैसे ये वाला मैं इसको मैं लिखता हूं केस नंबर 1।
अब अगर मैं एक केस नंबर 2 बनाता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कंफ्यूज मत होना। मान लो ये मेरे पास रॉड है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या मैं यहां पर इस प्रकार की गॉसियन सरफेस चूज नहीं कर सकता हूं? ऐसी, कैन आई चूज दिस गॉसियन सरफेस और नॉट? एब्सोल्युटली आई कैन चूज दिस गॉसियन सरफेस। अब ये इसमें क्या होगा, सोच के देखो, जो भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है उसके कारण तो इस गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा कि जितनी लाइंस एंटर की उतनी ही लाइन एग्जिट करी। लेकिन जो चार्ज इसके अंदर फंस गए, वहां से जो फ्लक्स बाहर आया वो इस बॉडी को काटते हुए बाहर जाएगा और वापस कभी भी नहीं आएगा। सो दैट विल बी द नेट फ्लक्स। तो मैं यहां पर भी अगर मैं देखूं मेरे केस नंबर 2 में, तो यहां पर मैं यही लिखूंगा कि द नेट फ्लक्स is now equal to the total flux of the charge inside। क्योंकि जो चार्ज बाहर रह गया उसका तो हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसका जितना फ्लक्स उसने एंटर किया उतना ही फ्लक्स एग्जिट हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड। हाँ भाई चारू, ये बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर कोई चार्ज होता तो फिर मैं ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करता तो मुझे 100% चार्ज को फाइंड करने का मौका भी मिलता। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन फाइंड दैट व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये मैंने कंडीशंस क्यों लगाई। ये कंडीशंस मैंने इसलिए लगाई, देखो आप सोच के देखो, ये तीनों की तीनों कंडीशंस इन दोनों केसेस पर वैलिड नहीं है। ठीक है ना? यहां पर मैं लगा देता हूं गॉस लॉ इज वैलिड इन बोथ केसेस बट माय कंडीशंस आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। मेरी कंडीशंस यहां सेटिस्फाई नहीं होती। पहली कंडीशन देखो कि चार्ज शुड बी कंप्लीटली इनसाइड, वो नहीं हो रही। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी गॉसियन सरफेस, ना तो यहां है ना यहां है। ठीक है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस शुड बी इक्वल। सॉरी, ना इस केस में है ना इस केस में है, तो ये कंडीशंस यहाँ पर नहीं है। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कंडीशन, क्योंकि फॉर्मूला तो अभी भी यहाँ पे वैलिड है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कंडीशन इज दैट if we have these three conditions with us, it is very easy for you to integrate। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। 90 डिग्री है तो मेरे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का जो cos थीटा आएगा वो cos 90 इज इक्वल टू, सॉरी cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 90 नहीं ना रहेगा, 90 तो वैसे है, थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ऑन द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन किसकी करनी है? सिर्फ और सिर्फ एरिया की। और एरिया की इंटीग्रेशन क्या होती है? सरफेस एरिया फाइंड करना। सो थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी इफ वी आर ऑब्जर्विंग दीज कंडीशंस। Otherwise, there is no condition on Gaussian surface. You can choose any random surface that you can ever imagine. Is it complete? अभी बेटा डन? हाँ भाई बच्चों, डन हो गया? लाओ जी, बस यस सर बोल दिया करो, खुशी मिलती है मुझे सुन के। ठीक है सर आपकी आवाज रुक के आ रही चलो थी। कोई बात नहीं, कई बार इंटरनेट डाउन हो जाता है, हो जाता है। बच्चे जब भी कुछ समझ में ना आए ना, प्लीज प्लीज माय रिक्वेस्ट, आपको उसी वक्त बोल देना है कि सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? एनीबडी, वैलिड ऑन ऑल। चलो जी, अब देखते हैं
अब हम करेंगे गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस विच आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस। चलो जी, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है मेरे पास इनफाइनाइट वायर, चार्ज्ड वायर, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास हमने किया था। एंड आई हैव शोन यू दैट इंटीग्रेशन वाज रियली रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अब देखो, ये आई मेरे पास वायर और इसके ऊपर मेरे पास है सारे के सारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, now I want to find the magnetic the electric field at some certain point this, और मुझे distance given है, the distance is a, ये distance given है। बिल्कुल टिपिकली सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था। हाउ इजी इट विल बी आपको देखना है। तो अब मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस अप्लाई करूंगा। तो गॉसियन सरफेस को कैसे लगाना है उसके तीन चीजें मैं आपको बता चुका हूं। पहली चीज है द चार्ज शुड बी फुली ट्रैप्ड, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज है। तो ठीक है भाई, जितना हो रहा है उतना कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, कर लेते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज, ऑलवेज। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सोच के देखो। ये रही मेरी वायर, अब सोच के देखो ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट की लाइट कैसी होगी और उसकी लाइट रेज कैसी निकल रही होगी, बिल्कुल सिलेंड्रिकल वेव फॉर्मेट बन रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा। तो मैं यहां पर सरफेस चूज करता हूं, लेट अस से ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस मैं चूज कर लेता हूं। ओके, अरे गड़बड़ चूज कर ली, ऐसा। ठीक है, और अब इनको मैं जोड़ के सिलेंडर बना देता हूं इनका। अब बताओ आपको क्या लगता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हो गया? हाँ, यहाँ पर एक चीज रह गई मेरे पास, नॉट ऑलवेज। यहाँ पर 0 डिग्री का जो क्लॉज था वो नहीं लिखा मैंने, वेट ए मिनट। ठीक है, और इट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है ना, 0 डिग्री या 180 डिग्री बन जाए, कॉस निकालना आसान है। 90 डिग्री बन जाए, कॉस निकालना आसान है। दैट इज व्हाई, सिंपल रीजंस। तो अब मैंने जो यहाँ पर सरफेस बना ली, आप देखो मुझे बोला गया था कि आप कोई भी अजीब सरफेस बना लो, बट मैं अजीब क्यों बनाऊं भाई, डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने अजीब नहीं बनाया। अब आप सोच के देखो, इसकी जगह पे मैं स्फीयर भी बना सकता था। अगर मैं एक स्फीयर बना लेता तो क्या प्रॉब्लम होती? सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाती कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड would not have been perpendicular और 0 और 180 डिग्री पर नहीं आता, उसका कोई भी रैंडम एंगल चूज होता। मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब देखो, अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन मेरे पास ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। चलो इसको ऐसे शो करते हैं, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना मेरे पास यहाँ पर ऐसा, एक ये हो गया जी इलेक्ट्रिक। ठीक है, नीचे वाले सरफेस में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकी सरफेसेस के मैंने नाम रख दिए। लेट मी कॉल दिस ए, दिस सरफेस इज बी एंड दिस सरफेस इज सी। तो ए सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, सी सरफेस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल सर्कल, बी सरफेस इज अ कर्ल, द कर्वी लीनियर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। चलो अब मैं यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करूँ। आर्यन बच्चे ठीक है, गुड। अब देखो, अब जब मैं पूरी सरफेस पर देखूंगा तो मेरे पास 3 सरफेसेस हैं, तो इंटीग्रेशन करने का और कोई मेथड नहीं होता। वी शुड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तीनों सरफेसेस के लिए अलग अलग करके ऐड कर देते हैं, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए। चलो जी, तो अब तो ये लिखने की ही चीज रह गई। तो इसको मैंने लिख दिया सरफेस, कंप्लीट सरफेस ए, यहाँ पर डाला ई डॉट डी एस।
फिर मैं इसको डाल दूंगा कंप्लीट सरफेस पी ई डॉट डी एस। सिर्फ लिखना है, ठीक है ना, करने को तो 1 ही मिनट लगेगा, लेकिन हमें दिखाना भी तो है सारा कुछ। इज इक्वल टू नाउ क्यू इन बाय एप्सिलॉन, फॉर द टाइम बिंग आई एम राइटिंग क्यू इन ओनली, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे केस में आपको गिवन होगी, और आपने जब आपने सरफेस चूज की तो इसकी लेंथ भी आपने आर्बिट्रेरी चूज की हुई है। सो लेट अस से एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। तो मैं वहां से क्यू इन मुझे फाइंड करना आसान हो जाएगा। चलो जी, अब मैं देखता हूं। अब सबसे पहले बात ए, तो ए सरफेस पर अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। एरिया का वेक्टर कहां है? वेयर इज द वेक्टर ऑफ एरिया? तो अगर मैं यहाँ पे एक, चलो ये बनाया मैंने, दिस इज एस वेक्टर, और ये मैंने यहाँ पे पहले छोटा सा ना एक एरिया माना था ds, ये ds है, तो मैं इसको d ही लिख देता हूँ, ds वेक्टर, ये ds है। तो ds वेक्टर कहाँ देख रहा है? ds वेक्टर ऊपर देख रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पैरेलल जा रहा है, मतलब द एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो cos 90 हमारे पास क्या आ गया? इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये पहली टर्म तो मेरी इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 0, वाई बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0, ठीक है। सेकंड सरफेस को मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अगर सी सरफेस को देखूं तो बिल्कुल सेम ही राशनल मेरा यहां पर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल, और ये 90 डिग्री, तो ये वाली लाइन भी मेरे पास हो गई 0, और यहां पर भी मेरे पास वही रीजनिंग रहेगी कि cos 90 इज 0, दोनों वेक्टर्स का। रह गई तीसरी सरफेस, तीसरी सरफेस है मेरी ये। अब इसको सोचो कि क्या मैंने ये सरफेस सही से चूज किया है? बिल्कुल सही चूज किया है। ऐसे करके है, हर जगह पर 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो थीटा मेरा जो है, सॉरी 0 डिग्री आएगा, तो थीटा मेरा हर जगह पर 0 आएगा। कैसे? चलो अब मैं एरिया का वेक्टर बनाता हूं। तो एरिया वेक्टर में यहां पर बना, लेट से ये मेरा हो गया एरिया वेक्टर। अब आप सोचो कि एरिया वेक्टर किधर देख रहा है? आप कहोगे सर एरिया वेक्टर ऐसे देख रहा है, ds vector. So now ds vector and these, they both are parallel to each other. What is the angle? Here I can say that the angle theta is coming out to be 0 degree. मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करूंगा। अब देखो, अब ये आया e, ds को ds लिख दिया, इसको लिखा मैंने cos 0 फेस q in by epsilon naught. Now cos 0 is 1, तो इसको तो मैंने हटा दिया। अब देखो, अब E मैंने ऐसा चूज किया था कि सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, दैट इज वाई ओनली आई कैन गेट इट आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, मेरे पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ds। cos 0 तो 1 हो गया, और पूरी की पूरी सरफेस पर ही मुझे करना था। अब मैं q in की भी वैल्यू लिख लेता हूँ। q in कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू l, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको एल से आपने मल्टीप्लाई किया, टोटल चार्ज आ गया, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास सरफेस एरिया रह गया, उसका एरिया बताओ कितना होता है? अभी कितना होता है? एनीबॉडी? बिल्कुल 2 पाई आर एल। सो दिस विल बी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल और एल कैंसल, एंड वी आर गेटिंग आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एज E is equal to लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फार्मूला बन गया जो मैंने अपनी क्लास में हमने निकाला था। आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो आर इज बेसिकली ए, जो आपका रेडियस है। लॉन्च। अब आप सोच के देखो कि हाउ इजी इट इज व्हेन आई कंपेयर इट टू द इंटीग्रेशन दैट वी हैव डन कपल ऑफ डेज अर्लियर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ अदरवाइज हर सरफेस पर वैलिड है, हर जगह पर वैलिड है, लेकिन अगर हम ये कंडीशंस को फॉलो करें तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। दैट इज द ओनली थिंग। और इनको फॉलो करेंगे ही करेंगे, तभी हमारे पास ये गेम होगा। इसको
अगर आप इस सिलेंडर की जगह पे एक सफियर बना देते तो भी कोई गलत थोड़ी ना होता। आप सोचते कि भाई अगर मैंने ये सफियर बना दिया तो फिर, लेकिन उस वक्त आपके पास ये 90 डिग्री ना होता और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका विद रिस्पेक्ट टू आर वेरी करता, तो वहां पर ई आपका एक वेरिएबल आ जाता और उसको फिर बड़े गंदे तरीके से हमें इंटीग्रेट करना पड़ता। तो फिर गॉस लॉ का फायदा ही क्या। इसलिए वी हैव नॉट चोजन दी spherical surface here, we have chosen cylindrical surface only, so these are the reasons। ठीक है बेटा, चलो जी। Yes, sir. अभी टाइम कितना हुआ, टाइम है हमारे पास। तो अब एक तो हमने कर लिया, अब मैं सेकंड करता हूं और हम करेंगे अब सरफेस, ठीक है ना, चार्ज्ड सरफेस। इसमें भी दो तरह की सरफेस होती है, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे आज का टॉपिक। चलो जी, चार्ज सरफेस की तरफ चलते हैं। सो नाउ लेट अस ड्रॉ सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल। और सरफेस को कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, पता नहीं क्या बनाया है मैंने। चलो ठीक है जी, ये मेरे पास एक सरफेस बन गई। अब ये सरफेस जो है पूरी की पूरी चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर। ओके, तो अब देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सर्टेन पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट। तो यहां पर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होगा, आपको ये बताना है। एंड इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस सरफेस, ये आपके पास गिवन है, लेट अस कॉल इट ए। तो ए डिस्टेंस है। अब हम ए डिस्टेंस से देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहली बात, ये बात आपने नोट करनी है कि इसको मैंने लिखा है शीट। प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना पतला है कि ये जो चार्ज मेरे पास है वो दोनों तरफ शेयर्ड है, ऊपर और नीचे। तो एक चार्ज की तरफ से दोनों तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समवन लाइक दिस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, ऊपर भी है और नीचे भी है। लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाली चीज कंसीडर कर रहा हूं। बोथ ऑफ द चार्ज इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। तो अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर भी अब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। सिलेंडर ही हमारा सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर सरफेस है, सो आई विल मेक ए सिलेंडर हियर। ठीक है जी, चलो। एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा। अब मैं फिर से गॉस लॉ अप्लाई करूंगा। नो, गॉस लॉ इज ई, सॉरी, अब देखो फर्स्ट कंडीशन मेरी अभी भी वैलिड नहीं है, ऑल द चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड।
हार्डली मैटर्स, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना ले आओ, क्योंकि दूसरे के कारण तो इसमें से जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरे पास यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस है जो कर्व है और एक सरफेस है जो प्लेन है। तो जो कर्व सरफेस है उस पर तो मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया, ये वाली सरफेस। नाउ माय सरफेस is watching in this direction, but my electric field is in this direction, so both are at 90 degree to each other. तो ये वाली तो सरफेस मुझे कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो मेरी ये वाली सरफेस है, दिस सरफेस डेफिनेटली मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। ये रहा मेरी एस सरफेस, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर मैं यहां पर अप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा देखते हैं। सरफेस लेट अस से कैपिटल ए एंड सरफेस बी, क्यू इन। तो क्यू इन अब मुझे देखना है, आर मैं अपनी मर्जी से चूज कर रहा हूँ सरफेस का रेडियस, तो मैं उसको आर लिख लेता हूँ, कोई भी रेडियस ले लो आप। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, उसके नीचे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो मेरे पास ये आएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज को मैंने लिख दिया 0, रह गया सिर्फ बी। तो बी को मैं ओवर द सरफेस इंटीग्रेट करूंगा, डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी है, ई को मैंने बाहर निकाला, व्हाट इज द एरिया पाई आर स्क्वायर। सोच के देखो कितनी चालाकी से ये गेम खेली गई है, और इसमें कुछ है ही नहीं। शुरू में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा इंटीग्रेशन करना है, कहां से क्या करेंगे, ये लो कैंसिल हो गया और आपके पास ये बन गया। अच्छा यहाँ पर एक गलती कर गया मैं, वेट ए मिनट, उसको आपने, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ उस गलती को, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन होती है, वही तो आपको बतानी है। देखो ये रहा मेरे पास शीट, शीट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी और नीचे भी, मतलब मेरे पास क्यू क्या है, सिग्मा नहीं है, एक्चुअली में सिग्मा बाय 2 है, क्योंकि आधी शक्ति आपके चार्ज की नीचे जा रही है और आधी ऊपर जा रही है, तो आपको वहां पर सिग्मा बाय 2 रखना था, तो यहाँ पर 2 तो आपको लेकर ही आना था। तो ये 2 आपके पास यहां पर क्यों आया, बिकॉज इट इज ए शीट, इट इज ए प्लेन, चार्ज इज बीइंग शेयर्ड ऑन द टू साइड, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द शीट, दैट इज व्हाई हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे इस बात को आपने याद रखना है जीवन भर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आगे कैपेसिटेंस चैप्टर में आएगा, उसके बाद फिर हम सोचते रह जाएंगे कि भाई ये फार्मूला वरुण सर पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं। एवरी टाइम यू विल हैव टू से लाइक दैट, उसका कोई फायदा नहीं, इसको आपने याद रखना है। अगर पतली शीट है, प्लेन शीट है, तो मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, अगर शीट मेरी 2 प्लेन शीट नहीं है तो मैं 2 पर डिवाइड नहीं करूंगा, सिंपल थिंग। तो अब जैसे ये तो थी शीट, चलो मैं उसको भी इसी में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ज्यादा हमारा टाइम बच जाएगा। इसलिए जैसे मान लो मेरे पास ये हो गया कंडक्टर, अब इसको मैंने लिख लिया कंडक्टर, तो हमें पता है कि इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अगर इसमें चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, अब ये आपको गिवन है, अब हमें पता है कि भाई कंडक्टर के नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता, इसलिए आई एम श्योर कि अगर ये सिग्मा चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज पड़ा है तो उसका सारी की सारी शक्ति ऊपर ही जा रही है। तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, इन सच अ केस, यहां से अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, now in this case my electric field will be given by sigma by epsilon naught, because now charge is not being shared on both sides. हाँ भाई बच्चों, ये बात समझ में आ गई।
बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आपको, ये समझ के रखनी है आपने। हाँ भाई। यस सर। ओके चारू, मोहित, ठीक यस है। सर। तो ये आपके पास है प्लेन शीट, और ये आ गया आपके पास सर यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक ਜਿਹੜਾ QN ਹੈ ਉਹਦਾ हाँ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? क्यू इन का कोई ਜਿਵੇਂ फॉर्मूला बेसिकली, जो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से सुनो। ये है चार्ज डेंसिटी, जो ये रही सिग्मा, दिस इज चार्ज डेंसिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या है बेसिकली, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये इसने गिवन है कि भाई मेरे पास क्यू चार्ज था और मेरी इतनी सरफेस पे मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। इससे पहले जो हमने केस लिया था, इसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया था। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, लीनियर मेजरली द डिफरेंस इज यूनिट्स, कूलॉम्ब पर मीटर, कूलॉम्ब पर मीटर। तो जब मुझे यहां पर क्यू इन फाइंड करना था कि कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर ट्रैप हो गया, सिंपल बात थी कि लैम्डा को भाई एल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। उसी प्रकार जब मैं यहाँ पर एरिया के बारे में बात करूंगा, तो ये वाला एरिया मुझे कंसिडर करना है, ये वाला एरिया, वही वाला चार्ज तो मुझे कंसिडर करना था। तो वो चार्ज क्या था, सिग्मा द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया, और एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर। वो हमने किया और गेम खत्म। आपके पास यूनिट्स, आपके पास देखो कूलम आएगा, कूलम सिग्मा को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कूलम, लैम्डा को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कूलम। इज इट ओके? यस सर। सिग्मा इनटू एरिया। चलो भाई, तो आज हम यही करेंगे, और कल हम करेंगे हमारे सफियर्स, शेल, कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और वो सारे का सारा टॉपिक हम वो वाला कल क्लोज करेंगे। ठीक है बेटा, आज के कल लेक्चर में अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटली ओवर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले।